बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और सबसे पहले आप सभी को हेलो किसान की पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के विषय से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी बेहतर और आसान हो सके। तो आज नववर्ष के अवसर पर हम आपको जानकारी जो है जिन विषयों पर देने वाले हैं वे हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। हम आपको बताएंगे गेहूं फसल प्रबंधन के बारे में और इसके साथ ही बात होगी मोटे अनाज की खेती की। तो आज के हमारे हेलो किसान कार्यक्रम के ये दो विषय रहने वाले हैं। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और हमारा हेलो किसान का जो ईमेल आईडी है वो भी आप नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। इन तीनों में से किसी एक को भी आप चुन सकते हैं और हमारे साथ संपर्क जोड़ सकते हैं। गेहूं फसल प्रबंधन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और इसके साथ ही स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। डॉक्टर भूपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए तो आपने केवल इतना करना है, अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपने प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञों से पूछें, जिससे कि आपका प्रश्न उन तक साफ आवाज में साफ तौर पर सुनाई दे पाए और वो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रुख करेंगे डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल हम बात करने वाले हैं गेहूं फसल प्रबंधन के बारे में, तो कौन कौन सी अभी ऐसी मुख्य बातें हैं जो किसानों को ध्यान में रखना आवश्यक है? जी बिल्कुल, नया साल है और किसान भाइयों आप सभी को मेरी तरफ से भी नए साल की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जहां तक गेहूं की बात है, रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और जिन किसान भाइयों ने ये समय से बोया था उनकी फसल 1.5 से 2 महीने की हो चुकी होगी और उस फसल में अच्छे से ब्यात आने लगा होगा। और साथ ही साथ जब हम 25 नवंबर के बाद गेहूं लगाते हैं तो उसको पछेती गेहूं माना जाता है और कुछ किसान भाई तो देखा है कि 20 दिसंबर तक भी जो है गेहूं लगाते हैं, काफ़ी पिछाया हो जाता है, पछेती हो जाता है। आप इस पछेती फसल से भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर आप इसमें समय समय पर इसमें जो कार्य हैं वो आप करते रहें। खास करके दोनों तरह की फसल जो आपने समय से लगाई या पछेती बोई है, दोनों में ही खरपतवारों की समस्या आती है। साथ ही साथ सिंचाई की भी व्यवस्था आपको ठीक से करनी पड़ेगी जिससे कि आपकी फसल स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कल्ले बने, तभी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी इससे। साथ ही साथ इस समय पे ज़्यादा कोई कीड़े मकोड़े या बीमारी की समस्या नहीं आती जो आगे चल के आ सकती है। इन्हीं सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गेहूं से अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। बिल्कुल, और गेहूं फसल प्रबंधन से संबंधित हम और भी विशेष जानकारियां डॉक्टर दिनेश से हासिल करेंगे अपने इस लाइव फोन कार्यक्रम में। और इसी बीच अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या फिर फोन के जरिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में गेहूं की फसल लगी है। अच्छी फसल के लिए गेहूं फसल का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। देर से बोई गई गेहूं की फसल में क्रांतिक चंदेरी जड़ अवस्था होती है जिसके कारण सिंचाई ज़रूरी हो जाती है।
नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा का छिड़काव करें। भारी मृदा में प्रति हेक्टेयर 132 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई के 4 से 6 दिनों के बाद और बलुई दोमट मिट्टी में 88 किलोग्राम यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के बाद करें। मिट्टी की जांच के आधार पर अगर बुआई के समय जिंक और लोहा नहीं डाला गया हो और पत्ती पर कमी के लक्षण खड़ी फसल पर दिखाई दें तो 1 किलो जिंक सल्फेट और 500 ग्राम बुझा हुआ चूना 200 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करने चाहिए। गेहूं की फसल की संपूर्ण अवधि में लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। इसकी क्राउन जड़ों और बालियों को निकलने की अवस्था में सिंचाई काफी जरूरी होती है, नहीं तो उपज पर इसका विपरीत असर पड़ता है। गेहूं के लिए आमतौर पर 4 से 6 सिंचाइयां काफ़ी होती हैं। भारी मिट्टी में 4 और हल्की मिट्टी में 6 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। देर से बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 18 से 20 दिनों के बाद और बाद की सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते रहें। वहां भी सिंचाई के बाद 1/3 नाइट्रोजन का छिड़काव करना होगा। गेहूं की फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फॉस्फाइड या एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टिक्कियों से बने चारे का इस्तेमाल करें। फसल में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो गेहूं फसल प्रबंधन पर अभी आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट, और इसके साथ ही आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र उनका, और उनसे मोटे अनाज की खेती से संबंधित विशेष जानकारियां हासिल करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, संक्षेप में बताएं कि मोटे अनाज की खेती हमारे किसान कौन से महीने से कब तक जो है वो कर सकते हैं, और क्या ये अभी सर्दियों का ये जो मौसम चल रहा है, क्या ये सही समय है मोटे अनाज की खेती की शुरुआत करने के लिए, अगर कोई करना चाहे तो? नमस्कार मैडम, किसान भाइयों नमस्कार। सर, सबसे पहले सभी को नए साल की मुबारक आप सभी को। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो रबी का सीजन चल रहा है, इसमें मोटे अनाज में केवल बारले, जिसको हम जौ के नाम से जानते हैं, जो अक्टूबर में उसकी बुआई की जाती है, वही एक क्रॉप थी जिसको हम लगा सकते थे। बाकी ज्यादातर अधिकतर जो क्रॉप्स हैं वो सारी खरीफ सीजन में लगाई जाती हैं, जो मोटे अनाज की हैं जी। अभी रबी जो क्रॉप्स हैं, जो बारले हैं, वो जो लगी हुई है, उसका प्रबंधन अगर करना है, जैसे डॉक्टर दिनेश जी ने भी बताया आपको गेहूं के प्रबंधन के बारे में, तो जौ के प्रबंधन में गेहूं से बहुत कम एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। जैसे उसमें सिंचाई में पानी बहुत कम लगता है, कभी भी खड़ा पानी मत दें, बिल्कुल फ्लड में पानी मत भरिए, ज्यादा हल्की सिंचाई करनी होती है, ताकि उसको अगर कहीं भी पानी रुकेगा खेत के अंदर तो उसमें तुरंत जो है उसको क्रॉप जो है पीलापन ले लेगी, जिसको किसान समझता है कि कोई बीमारी आ गई। और कहीं पे गहरा स्थान होगा तो वहां पानी रुकेगा, तो वहां भी ऐसा जौ में होता है। जौ जो है बहुत इन चीजों से सेंसिटिव क्रॉप है, ज्यादा पानी के लिए भी और ज्यादा फर्टिलाइजर के लिए भी। तो इसमें बहुत ही कम एयर लगता है और बहुत ही कम पानी लगता है। बिल्कुल। तो आपसे मोटे अनाज की खेती से संबंधित और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। मोटा अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल है। बुआई की बात करें तो रागी बोने के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं, जबकि कोदो बोने के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। वहीं कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बात अगर किस्मों की करें तो रागी की फुले कसारी KOPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ
3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और वेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। कोदो की दाहोद कोदो ब्लाइट 2 किस्म आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि कोदो की RK 390 25 सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कुटकी की बात करें तो इसकी BL 6 किस्म सभी राज्यों में लगाने के लिए बेहतर है। GV 2 किस्म गुजरात में लगाने के लिए अच्छी है। मोटे अनाजों में कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। कम पानी, बंजर जमीन और विपरीत मौसम में भी मोटे अनाजों को उगाया जा सकता है। तो अभी आपने देखी हमारी एक खास रिपोर्ट और इसके साथ ही आपके लिए एक बार फिर से हमारे विषय जो है वो दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल प्रबंधन और मोटे अनाज की खेती के बारे में। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी के जरिए आप जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न जो है वो हमारे दर्शक ने भेजा है। अंकुर कुमार सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से लिखा है। वो ये कहते हैं कि इस समय गेहूं की फसल में पीलेपन और बथुआ जैसे खरपतवार का प्रकोप हुआ है, कौन सी दवा का जो है वो छिड़काव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनकी दो समस्या हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि गेहूं इनका पीला हो रहा है और दूसरा बथुआ नाम का या बथुआ जैसा खरपतवार है, उसकी रोकथाम कैसे करें। और ये अगर जुड़े हुए हैं तो ये बताएं कि गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है इनकी। मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीने की तो हो ही गई होगी इनकी गेहूं की फसल। पहले बात करते हैं पीला क्यों होता है। पीला होने के 3-4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि कई बार किसान भाई खेत में ज़्यादा पानी लगा देते हैं और लंबे समय तक भरा रहता है। खास करके गहरी ज़मीनें जो होती हैं और चिकनी मिट्टी हो, उस तरह की मिट्टी में कई बार गेहूँ उगाते हैं तो पानी लंबे समय तक रुक जाता है, जिसकी वजह से पीलापन आ सकता है। अगर ऐसा है तो किसान भाई जो है पानी अपना खेत से निकाल दें तुरंत, या ज़्यादा पानी ना भरें। दूसरा कारण होता है कभी कभी दीमक लग जाती है जो कहीं कहीं से पौधों को काट देती है। दूर से वो पीले लगते हैं शुरू में, फिर सूख जाते हैं, भूरे रंग में बदल के सूख जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है, दीमक की भी आप जांच कर सकते हैं खेत में जाके, देखें कि वो जहां आपका तना और जड़ जुड़ते हैं आपस में उस हिस्से से काटती है, कई बार जड़ों को भी खा जाती है, तो उसकी जाँच आप खुद कर लें खेत में जाके। और तीसरा, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। आपने अगर नाइट्रोजन की खुराक नहीं लगाई है, जो कि हम मोटे तौर पे पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई पे लगाते हैं 1/3 नाइट्रोजन, उसकी खुराक की आप आपूर्ति कर दें तो ये पीलापन दूर हो जाएगा। दूसरा, खरपतवार आपके यहाँ जैसे बथुआ आ रहे हैं या चौड़ी पत्ती के खरपतवार आ रहे हैं, तो उसमें आप मेट सल्फ्यूरान नाम की दवाई आती है, उसकी 4 ग्राम मात्रा, जो सक्रिय तत्व है, 4 ग्राम मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के 25 से 30 दिन बाद उसमें आप उसको छिड़क दें। तो ये बथुआ और जो दूसरे आपके जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो इससे आपके नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे पहले फोन कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हरकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। हरकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, गेहूं लगा रखा है जी, उसमें नदीन है। एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएं। गेहूं में गुल्ली डंडा नहीं मरता जी, कोई भी दवा है जी, कोई अच्छी सी दवाई बताएं। गेहूं में गुल्ली डंडा नहीं मरता, इसके लिए आप क्लोडिनाफोप नाम की दवाई लें। क्लोडिनाफोप प्रोपाइजिल, ये आप दवाई लें। इसकी आप करीब 400 ग्राम मात्रा लें, जो बाजार में मिलती है 400 ग्राम मात्रा लें, 500 लीटर पानी में घोल बना लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़क दें। ठीक है, क्लोडिनाफोप और प्रोपार्जिल, दोबारा सुन लें इसका नाम। ठीक है, बिल्कुल। तो और इसी के साथ आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का। डॉक्टर भूपेंद्र, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हम हमारे किसान जब मोटे अनाज की खेती की शुरुआत जो है वो अब कौन से महीने से जो है वो कर सकते हैं, और शुरुआत करते समय कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, यानी कि मिट्टी जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, और मृदा परीक्षण के बारे में क्या बताना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी, मैं किसान भाइयों बताना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा मोटे अनाज का जो सीजन है वो खरीफ सीजन है, जो मई जून में बिल्कुल उसका सही टाइम होता है। और जितनी भी
खरीफ सीजन की फसलें मोटे अनाज की वो उसी समय लगाई जाती हैं। और उसमें चाहे मैं आपको बता दूं कौन कौन से मिलेट्स हैं, जैसे सोरगम मिलेट्स हैं जिसको सोरगम बाइकलर या ज्वार के नाम से जानते हैं, और पर्ल मिलेट है जो बाजरा है, प्रोसो मिलेट है, फिंगर मिलेट है, और आपका फॉक्सटेल मिलेट है, और भी बहुत सारी मिलेट्स हैं। फिंगर मिलेट इसमें मेन है जिसको हम रागी के नाम से जानते हैं, और आपकी बाजरा है, और आपका सोरगम है ज्वार के नाम से जानते हैं ये। और एक सावा होता है जो बहुत लोग उसको आजकल जो है सुपर फूड्स में जब पूरे मिलेट्स की बात करते हैं या हम न्यूट्री सीरियल्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत महत्व रखते हैं हम लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए भी। और इसका जो स्वास्थ्य के प्रति आजकल जो जागरूकता इसकी दी जा रही है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हर घर में शुगर, बीपी और तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं लोग। जब तक हम इन सारे मिलेट्स को उगाएंगे नहीं, इनकी खेती नहीं करेंगे और इनके प्रोसेस्ड आइटम को हम लोग नहीं यूज करेंगे, तब तक ये हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहेगा। और जहां तक बात है इसकी खेती से संबंधित, मैं मोटी मोटी 3-4 चीजें बता देता हूँ। जैसे इसका जो बुआई का सीजन है वो मई जून है, और इसमें जब फर्टिलाइजर की जो बात आती है वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सीरियल्स क्रॉप्स हैं दूसरी, उनसे हाफ यानी आधी मात्रा में, यानी अगर एक रेशो में बताना चाहूंगा एनपीके का, तो 60-30-30, मतलब 60 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास, ये इसके अंदर ही रहता है फर्टिलाइजर इनके लिए। सिंचाई बहुत हल्की चाहिए होती है लेकिन जरूरी है, कोई ये ना समझे कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, बिना सिंचाई के ये क्रॉप्स नहीं होती, लेकिन बहुत कम पानी में हो सकती है। जहां तक इसकी भूमि की बात है वो सैंडी, लोम सैंडी भूमि, जो आजकल हम लोग जितनी भी हमारी जमीनें हैं, जो चाहे वो जो 7 राज्यों में की पूरे मिलेट्स उगाए जा रहे हैं, वो सारी जमीनें इसके लिए जो है अनुकूल हैं, उनमें खेती की जा रही है। 7 राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है, जो तमाम मिलेट्स का कुल 85% जो है पैदावार यहीं से होती है। इसके सेकंड में कर्नाटक है, फिर आपका जो महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, लास्ट में एमपी, जहां पे 5.7% ही मिलेट्स की खेती होती है। और सेकंड नंबर पे जैसे मैंने बताया कर्नाटक है, थर्ड नंबर पे मैंने बताया जैसे महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे यूपी है, 5वें नंबर पे हरियाणा है, 6ठे नंबर पे गुजरात है, 7वें नंबर पे एमपी आता है। तो ये 7 स्टेट्स जो हैं ये हमारे मिलेट्स के लिए बहुत ही अच्छी जमीन इनकी है, बहुत ही जलवायु अनुकूल है इनके लिए, और तमाम क्रॉप्स यहाँ पे पैदा हो रही हैं ये मिलेट सारे। और इनके जो आज ये भी सरकार ने एक जागरूकता के माध्यम से ये मैसेज दिया है कि जितने भी मील्स हम लोग किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहीं पे किसी भी उसमें जो है जो किसानों को या ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको इनसे जो तमाम व्यंजन बनते हैं उनको ही हम लोग जो है उनको सर्व करें, और इसका एक मैसेज जाए। और आने वाले समय में जैसे मिड डे मील्स की बात हो रही है स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह जहाँ भी, उसका भी एक मैसेज यही जा रहा है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि इसकी खेती करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी ज्यादा लागत नहीं आती है, और कोई ऐसी ज्यादा इनमें बहुत ज्यादा बीमारी नहीं आती है। जी डॉक्टर भूपेंद्र, और इसके संबंध में आगे भी आपसे जरूर जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जो है वो मौजूद है फोन लाइन पर, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम, नववर्ष की शुभकामनाएं सभी के लिए। आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। विपिन जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, मेरे 2 सवाल हैं सर से। सर मैंने गेहूं बोया था 22 नवंबर को, HI 315। सर 40 दिन की फसल हो चुकी है, मैंने डालना चाहते हैं सर, और बार चाहिए। विपिन जी आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार अपना प्रश्न जो है वो दोबारा से फिर से दोहरा दीजिए। गेहूं में मैम नैनो यूरिया डालना है, कब और कितनी बार डालना है? ठीक है। और दूसरा ये था मैम कि ग्रीष्मकालीन फसलों में मोटे अनाज में क्या क्या हो सकते हैं, और चूहों की समस्या आ रही है मैम गेहूं में, तो उसका भी निदान चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों ही हमारे विशेषज्ञों के लिए प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर दिनेश आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आपको जो गेहूं की फसल है वो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना है, और ये समय समय पे आप करते रहते हैं, और पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के बाद आपको जो नाइट्रोजनधारी उर्वरक हैं उनका आपको प्रयोग करना है। दूसरा चूहे की बात है, तो चूहे के लिए आप जिंक फास्फाइड की गोलियां बना सकते हैं। पहले सादे आटे को आप गोलियां बना के और चूहों को आधी बना दें, और फिर जिंक फास्फाइड वाली जो गोलियां हैं
वो बना के आप उनको रखें तो उनसे चूहा मर जाएगा। कई तरीके हैं उनको मारने के, आप धुआं भी कर सकते हैं। उनके जो भट्ट होते हैं, जो छेद होते हैं, जो घर होते हैं, टनल, उनका सब तरफ से मुंह बंद करके फिर एक तरफ से आप धुआं करके चूहे का नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी मोटे अनाज के बारे में डॉक्टर भूपेंद्र शायद बता पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर भूपेंद्र, हम आपके साथ जो उन्होंने प्रश्न साझा किया है वो ज़रूर इसका उत्तर आपसे लेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और विपिन जी कार्यक्रम में आपके प्रश्न जो है उसको शामिल करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल प्रबंधन और मोटे अनाज की खेती के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी के जरिए हमारे साथ जुड़कर अपने प्रश्न जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि गेहूं फसल प्रबंधन के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां, और स्काइप के जरिए मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र, जिनसे हम जानकारी हासिल कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद है और मोटे अनाज के संबंध में उनका प्रश्न था। डॉक्टर भूपेंद्र वो ये जानना चाह रहे थे कि ग्रीष्मकालीन मोटे अनाज की खेती वो कब से कर सकते हैं और कौन कौन सी फसल उसमें ले सकते हैं? जी देखिए किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो हमारी मुख्य फसलें हैं, चाहे वो ज्वार हो, सोरगम, बाजरा और आपका रागी जिसको हम फिंगर मिलेट्स कहते हैं जी, और कोदो और हमारी जो कंगनी है, और ये तमाम मतलब जो मुख्य मिलेट्स है वो ये है। ठीक है। और इनमें जो स्वास्थ्य के प्रति जो अगर हम ध्यान दें, जिसमें जो कि प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व में धनाढ़ हैं, जैसे कि आपका चाहे प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, ये मुख्य रूप से आपकी रागी, कंगनी और जो बाजरा, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको हमें लेना जरूरी है। बाकी इसके अलावा चाहे दूसरी फसलें हैं और भी सारी मिलेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है आपको किस एरिया में आपका पहले से प्राकृतिक रूप से किस तरह की खेती कर रहे हैं आप लोग, वहां पे हो रही है। तो उसमें हम लोग इसमें जो मैंने पहले जिक्र किया कि मई और जून, ये 2 महीने ऐसे हैं हमारे लिए जिन महीनों में हम ये खेती करते हैं। 15 जून के पहले 15 जून से पहले ये कोई भी हमारी जो ग्रीष्मकालीन की फसल हैं, ये हमारी जो मिलेट्स हैं, ये लग जानी चाहिए। बिल्कुल। और उस समय प्री, यानी ये कह सकते हैं बरसात से पहले, बरसात का समय जुलाई में आता है, उसके पहले ये फसलें हमें लगानी है।
और लगाते समय 2 ही 3 चीज की मैं बात कह रहा हूँ बार बार फिर। एक तो जो फर्टिलाइजर्स हमारा, ये इस पे ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इसमें ना दें। जो हमारे 60 किलो 30 किलो 30 किलो यानी 60 एन नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास, ये हम उसी समय देंगे। नाइट्रोजन को हम आधी कर सकते हैं बुआई के समय, और आधी उसको 2 स्प्लिट डोज में हम लोग, जैसा कि गेहूं वगैरह में भी देते हैं कि भाई पहली इरिगेशन के बाद या दूसरी इरिगेशन के बाद देते हैं। तो उस तरह से हम लोगों को खाद देना है। और इसमें मुख्य रूप से कोशिश ये करनी है कि बहुत ज्यादा हमें किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना, ना इनमें जरूरत पड़ती है। जितनी भी बीमारियां ज्यादातर इसमें मिलेट्स में लगती हैं वो सीडलिंग स्टेज पे लगती हैं, शुरुआती दौर में। तो वहां पे जो है हमारा जो सीड है, जो बीज है हमारा, वो अच्छा होना, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी बहुत ज्यादा इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान की लागत को नहीं बढ़ाना है, किसान की लागत इसमें बहुत कम लगती है जी। और चूंकि इनके हमारे जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्शन है, वो उतने नहीं है जितने बाकी सीरियल्स के, तो लेकिन इनका जो महत्व वो ज्यादा है, तो इनकी कीमतें ज्यादा हैं। जी डॉक्टर भूपेंद्र, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है, नंद स्वरूप मिश्रा जी। उनका भी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि गेहूं को हम 50 किलो पैदा करता है खाद्यान्न के लिए, दूसरा के लिए, तो बीज के लिए जो हम पैदा करते हैं इसमें किस प्रकार से और नंद स्वरूप जी, हमें आपका प्रश्न बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज हम तक कट कट कर जो है वो पहुंच रही है। या तो आप अपना प्रश्न दोहराएं या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं मैसेज करके। मैं जानना है जो नंद स्वरूप जी, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न भेजें। आपके शायद नेटवर्क में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं मिल पा रही है। आपसे निवेदन करेंगे व्हाट्सएप के जरिए आप अपना प्रश्न जो है वो विशेषज्ञों के लिए भेज सकते हैं। तो वहीं हमारे पास अगला प्रश्न अखिलेश मौर्य जी का अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आया है। और डॉक्टर दिनेश ये लिखते हैं कि इनकी गेहूं की फसल जो है वो 1 महीने की हो गई है और ज़्यादा घास फूस लगने के कारण गेहूं की जो है वो बढ़वार नहीं हो पा रही है। सिंचाई करने के बाद भी गेहूं बढ़ नहीं रहा। जी बिल्कुल, एक तो समस्या आपकी है कि खरपतवार आ रहे हैं। आपने कारण भी बता ही दिया अपने आप ही, क्योंकि खरपतवार क्या होते हैं, ये भी पोषक तत्वों को लेते हैं, प्रकाश को लेते हैं, जगह घेरते हैं, और जो हमारे पौधे हैं, गेहूं के पौधे हैं, उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब नाइट्रोजन देने का समय है आपकी फसल में। मुझे पता नहीं आपने नाइट्रोजन दी है या नहीं दी है। तो सबसे पहले तो सभी किसान भाई जानते हैं कि पहली सिंचाई गेहूं में 21 दिन पे करते हैं। ये आपने कर दी होगी क्योंकि 1 महीने की फसल हो गई। अब बात आती है खरपतवारों की। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी आते हैं और सकरी पत्ती वाले भी आते हैं। यानी जैसे आपके गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहते हैं वो आता है, जंगली जई आती है, पालक आ जाता है जो चौड़ी पत्ती का है, कई तरह की आपकी ये सेंजी वगैरह आ जाती है, कटेली आ जाती है, बहुत कृष्ण नील आ जाता है। बहुत सारे खरपतवार गेहूं में आते हैं और इनसे नुकसान होता है। अभी बिल्कुल सही समय है, आप 4 ग्राम मेट सल्फ्यूरान और 20 और 25 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान, ध्यान से सुने, 4 ग्राम मेट सल्फ्यूरान और 25 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान, ये सक्रिय तत्व हैं। इनका आप घोल बनाएं 500 लीटर पानी में, और आप 25 से 30 दिन की जब फसल आपकी हो जाए, जो कि हो चुकी है लगभग, आपने 1 महीने की बताई, तो तुरंत आजकल में इसका छिड़काव कर दें तो खरपतवारों की समस्या से निदान हो जाएगा। और अगर आपने नाइट्रोजन नहीं लगाई है तो पहली सिंचाई पर जो 1/3 हम नाइट्रोजन बताते हैं उसको भी आप खरपतवार जो दवाई डालने के 2-3 दिन बाद आप डाल दें तो फसल की बढ़वार भी होगी। बिल्कुल। इसी के साथ प्रमोद जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गेहूं में पीलापन आ रहा है। ठीक है, कितने दिन की फसल हो गई आपकी? कितने दिन की फसल हो गई आपकी? 30 दिन 35 दिन की। 30 दिन 35 दिन की। खरपतवार वगैरह तो नहीं है? खेत आपका साफ है? कचरा कोई नहीं है। और उसमें आपने चेक किया दीमक वगैरह तो नहीं है आपके खेत में? हाँ? दीमक मतलब मैंजर कटा थी। दीमक का कीड़ा तो नहीं आया उसमें फसल में आपकी? हाँ, मैंजर काट देते हैं अंदर। हाँ वही, वो आया हुआ है।
हाँ समझ रहे हैं हम। और दूसरा आपने यूरिया डाल दिया उसमें? हाँ यूरिया लगा दिए? हाँ यूरिया लगा दिया, पीली हो रही है, आप खुद ही अपना उत्तर जो है दे रहे हैं कि भाई इसमें नीचे से जड़ खा रहा है। तो ये जो दीमक है गेहूं में कई बार आ जाती है, खास करके अगर हमने कच्ची खाद का गोबर की प्रयोग किया है या मिट्टी में नमी की कमी रहती है, कई दशाओं में दीमक भी हमारी फसल में आ जाती है। खास करके जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं, बलुई मिट्टियाँ, बलुई दोमट मिट्टियाँ, उनमें गेहूं में दीमक आ जाती है। अब एक तो आगे चल के आप ध्यान रखेंगे अगली फसल में कि गोबर की गली सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे, सही समय पे आप सिंचाई करते रहें। और अब उसमें क्लोरपाइरीफास नाम की एक दवाई आती है, उसकी 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको छिड़कनी है। इसका आसान तरीका ये है कि इसको आप 15-20 किलो रेत में मिला लें दवाई को, और फिर समान रूप से इस रेत को बखेर दें प्रति हेक्टर के हिसाब से, और ऊपर से बहुत ही हल्का एक पानी लगा दें, तो ये दवाई समान रूप से वितरित हो जाएगी और दीमक का नियंत्रण कर देगी आपका। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और दोनों विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उन्हें करेंगे शामिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल प्रबंधन और मोटे अनाज की खेती के बारे में। विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न है तो टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी के जरिए भी आप अपने प्रश्न हमें जो है वो हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर जो है वो नथुलाल जी मौजूद है फोन लाइन पर, बरेली उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हाँ, नथुलाल यूपी से बोल रहे हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नथुलाल जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अरे मैडम, हमारा गेहूं हो गया 60 हुआ जी। तो हम दूसरी सिंचाई तो हमने 30-55% पे, अब हम जिसको नाइट्रोजन की मात्रा देना चाह रहे हैं वो कितनी नाइट्रोजन दी जाए? बिल्कुल, 2 महीने की फसल हो चुकी है, नाइट्रोजन कितना दें डॉक्टर दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए नाइट्रोजन आपका वैसे तो मिट्टी के आधार पर दी जाती है, मिट्टी में कैसा स्वास्थ्य क्या है, लेकिन मोटे तौर पे सिंचित दशा में गेहूं में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है। आधी नाइट्रोजन यानी 75 किलोग्राम आपने बुआई के समय पे दे दी होगी। प्रति हेक्टर के हिसाब से 2.5 एकड़ की हम बता रहे हैं। जो बाकी 75 किलोग्राम नाइट्रोजन बची आपकी, इसको 2 बराबर भागों में हम बांट लेते हैं 75 किलोग्राम को। तो एक भाग इसका पहली सिंचाई के 5-6 दिन बाद, जब ज़मीन आपकी पैर थामने लगे, जब उसके अंदर आप घुस पाए, तब इसको छिड़क दें। और दूसरा भाग जो है, जो बाकी बचा 1/4 हिस्सा, वो आप दूसरी सिंचाई के बाद खड़ी फसल में लगा दें। इसमें लगाते समय आपको यही ध्यान रखना है, जब आप दूसरी या पहली सिंचाई के बाद लगा रहे हैं, कि सुबह के वक्त में न लगाएं, दोपहर के बाद लगाएं उर्वरक आप, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, छिड़कने से ओस होती है और पत्ती पे यूरिया आपका चिपक जाता है, जिससे वो पत्ते आपके नुकसान हो सकता है, जल सकते हैं। यही आपको करना है। बिल्कुल। और इसी के साथ ही आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का। डॉक्टर भूपेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि अभी जौ की फसल जो है वो खेतों में लगी है, तो ऐसे में अगर हम खरपतवार प्रबंधन उसमें करना चाहें, अगर किसी तरीके का खरपतवार उसमें उग रहा है और उसका प्रबंधन करें, तो क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए हमारे किसानों को? कैसे कर सकते हैं जौ की फसल में खरपतवार प्रबंधन? जी,
किसान भाइयों, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी भूल के भी जौ की फसल में जो हमारे खरपतवार नाशी हैं गेहूं से संबंधित, चाहे विस्टा के नाम से जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी, जो मेटसल्फ्यूरान और सल्फ्यूरान की बात हो रही है, उसको बिल्कुल ना करें। पूरी क्रॉप को जला देते हैं। और जो क्योंकि जो हर्बिसाइड्स हैं वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं क्रॉप वाइज, और वैसे तो जौ के केस में बहुत हद तक खरपतवार नाशी की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि इसका कारण एक तो ये है कि हम लोग इसको जो है इसकी सारी बुआई अक्टूबर में करते हैं और जौ मार्च में कट जाती है, अक्टूबर में बुआई करते हैं। और जौ में अगर थोड़ी बहुत खरपतवार होती भी है, खास तौर से जो दोनों तरह की होती है, एक तो जो हमारी जो चारे वाली फसल होती है जौ में, और एक अनाज वाली होती है। चारे वाले में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उसमें काफी हद तक हम निराई करते हैं, क्योंकि जौ बहुत बड़े एरिया में लोग इकट्ठा नहीं लगाते, और उसमें निराई करके अगर हमारी फसल लेते हैं तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है, और वो जो खरपतवार होते हैं उससे संबंधित बहुत मतलब माइन्यूट होते हैं, तो वो भी एक प्रबंधन है इसका, सबसे पहली बात। दूसरा, इसका अगर कोई केमिकल्स स्प्रे भी करना है तो मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक खेती पे जब जाते हैं तो बात करते हैं भाई जौ आप अपने लिए उगा रहे हैं, और ये माना जाता है कि जौ को हम वैसे भी सभी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो जो आजकल हमारा जो ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती में 10 प्रणी का यूज कर रहे हैं हम लोग, जो गाय आधारित गौमूत्र से बनाया जाता है, गोबर से बनाया जाता है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लार्ज स्केल में तो फिर हम रसायन पे जाएंगे, तो उसके लिए फिर उस समय जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसका यूज करेंगे, जो भी किसी कंपनी का अच्छा है। तो मैं इसमें हर्बिसाइड्स को लेकर के ज्यादा कुछ यहाँ पे बात नहीं करूंगा। जी ठीक है। और इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर जो हैं वो कृष्ण कुमार जी जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर महेंद्रगढ़ हरियाणा से। उनका सवाल आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो 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 कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम में और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये गेहूं का फसल है 2 एकड़ में जी, और उसमें पीलापन आ गया जी बहुत ज्यादा। आपने कोई घास मारने की दवाई डाली उसमें? हाँ, स्प्रे किया था जी इसके 2,4-D का। क्या बार किया था, कितनी मात्रा में किया था, सही किया था आपने? हाँ, वो 2 एकड़ का फसल है, उसमें 2 एकड़ का जिसमें से बीज भंडार वाले से दवाई लेकर के आए थे ना, उनसे स्प्रे करवाया था ना। मैं पूछ रहा हूँ ज्यादा तो नहीं लग गया दवाई की वजह से? तो पीलापन नहीं आया आपके गेहूं में? नहीं, दवाई की वजह से डॉक्टर साहब ये ऐसा है कि जैसे नीचे की पत्ती है ना वो पीली है, ऊपर से जो ग्रोथ है वो तो ठीक सा है। ठीक है। हाँ, और जो खरपतवार तो वो बिल्कुल डेड हो गया, पीला रंग का होकर के। खरपतवार भी पीला रंग का हो रखा है। अच्छा, तो आपने नाइट्रोजन का प्रयोग कर लिया, नहीं करा उसमें? यूरिया डाल दिया? देखिए, इनकी जो समस्या समझ में आ गई। किसान भाई भी जान लें, जो नाइट्रोजन की कमी होती है गेहूं में या किसी भी फसल में, वो नीचे की पत्तियों में आती है। नाइट्रोजन की कमी ऊपर की पत्तियों में कभी नहीं आती, ऊपर की पत्ती हरी बनी रहती है। तो नीचे की पत्ती अगर पीली हो रही है आपकी, तो इसका मतलब है निश्चित तौर पे नाइट्रोजन की कमी है। और जैसा कि अभी हाल में मैं बता रहा था, जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा होती है बुआई के समय डालते हैं, जो बाकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसको 2 बार में डालते हैं, एक बार में पहली सिंचाई के बाद और दूसरी बार में दूसरी सिंचाई के बाद। अगर आपने नाइट्रोजन नहीं डाली है तो आप उसमें नाइट्रोजन डाल दें, आपकी ये जो समस्या है पीलेपन की नीचे की पत्तियों की, ये दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ उसमें अगर ब्यात की अवस्था चल रही है तो ब्यात भी उससे आपका बढ़ेगा और पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ हमेशा ध्यान में रखें, पानी आप सीमित मात्रा में लगाएं गेहूं में। कई बार ज़्यादा पानी भर देते हैं हम लोग और उससे नुकसान हो जाता है, और फिर अचानक बारिश आ गई और पानी को नहीं निकाल पाए तो गेहूं में पीलापन आ जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का, जिनसे हम मोटे अनाज की खेती के संबंध में विशेष जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया इस वक्त जौ की फसल जो है वो खेतों में लगी है, तो क्या अभी किसी तरीके के रोगों और कीटों का प्रकोप जो है वो इस फसल में हो सकता है? अगर हो सकता है तो वे कौन से, और उनका जो है वो निवारण हमारे किसान कैसे करें?
जी मैडम, किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए जौ जो है, वैसे तो जैसे हमारा गेहूं है, अगर फसलवार देखें तो ऐसी तरह का जौ है, लेकिन जौ में जो है जैसे पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, गेहूं में ज्यादा होती है। और जैसे जौ में जो हमारे रोग हैं या कीट हैं वो भी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू गेहूं, जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी तुलना में कम लगते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे फसल का ध्यान रखते हैं, फसल की सुरक्षा को देना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जैसे अभी जितना भी जो गेहूं में जैसे रस्ट आते हैं, रतुआ, तो इसमें भी कुछ हद तक कभी आ जाता है। वो डिपेंड करता है वैरायटी किस तरह की है, कोई ससेप्टेबल वैरायटी तो नहीं, या गलती से किसी दूसरे रीजन में आ गई उस तरह से। तो रस्ट के लिए कोई भी हमारा फंजीसाइड्स, प्रोपिकोनाजोल है या और हैं बहुत सारे फंजीसाइड्स है मार्केट में, उनको हम ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम है, प्रोपिकोनाजोल है, और 2-3 और नए मार्केट में आ रखे हैं। तो उनको भी हम लोग जो है, जो फसल हमारी करीब करीब 40 दिन से ज्यादा की रहेगी और उधर बाली आने से पहले, यानी बाली गाभे में होगी, अभी जैसे जो अक्टूबर में लगी है उसमें बाली आने का समय हो गया है या कुछ जगह निकल रही है, तो जिसमें बाली निकल चुकी है उसमें नहीं लगाना है, जिसकी बाली नहीं निकली है उसमें करना है। तो उसमें हम लोग 1 एकड़ में अगर करते हैं तो वही जैसे पर हेक्टर अगर बात करेंगे तो 800 लीटर पानी, और एकड़ की बात करेंगे तो करीब करीब 300 लीटर पानी। तो उस हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, और 500 ml हम कार्बेंडाजिम अपना ले लेंगे। तो उस पर डिपेंड करता है कि स्प्रे आप किस तरह से कर रहे हैं, छोटी टंकी ले रहे हैं, बड़ी टंकी ले रहे हैं, या बड़ा स्प्रे ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है तय कर लीजिए कि अगर हमारी 20 लीटर की टंकी है तो हमें कितना ml लेना है, पानी कितना लगाना है। तो ये सारा उसी के हिसाब से डोज बना सकते हैं। वैसे हमारा जो 500 ml की डोज है वो हम 1 एकड़ में दे देंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, अगर हम गेहूं फसल की बात करें इस वक्त, तो प्रबंधन के तौर पर अगर देखा जाए तो उर्वरक प्रबंधन का क्या इसके अंदर महत्व है और किस तरीके से इसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो शुरू में जैसे नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में तो अभी चर्चा हुई। और फास्फोरस और पोटाश किसान भाई डाल ही चुके होंगे गेहूं में, क्योंकि बुआई के समय पे डाला जाता है। और नाइट्रोजन को 3 बार में डालते हैं, आधा बुआई के समय, और बाकी जो आधा बचा उसे 2 बराबर भागों में बांट के पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के 4-5 दिन बाद लगाते हैं। अब खड़ी फसल में नाइट्रोजन के अलावा कभी कभी देखने में आता है गेहूं में कि जस्ते की कमी आ जाती है, तो जस्ते का आपको प्रबंधन करना है। खास करके ऐसी मिट्टियां जहां पर गेहूं और धान को लगातार लिया जाता है, वहां जस्ते की कमी आ जाती है। किसान भाई पहचान कर सकते हैं, ना तो ये नीचे की पत्तियों पे इसके लक्षण आते हैं, ना ही बिल्कुल नई पत्तियों पे आते हैं। जो हाल में तैयार हुई है पत्ती, यानी ऊपर की 2-3 पत्ती छोड़ के जो बीच का हिस्सा है, उसमें गेहूं में जस्ते की कमी आती है। भूरे रंग के जलासिक्त धब्बे उसमें बन जाते हैं, छोटे छोटे भूरे रंग के, और फिर बड़े होकर पूरी पत्ती भूरी हो सकती है। इसकी आप पहचान करते रहें। अगर आपको लगता है कि ये आ गई है जिंक की कमी, जैसा मैंने बताया, तब आप 0.5% जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं और इसका घोल बना लें, और बराबर मात्रा में चूने का घोल 0.25% का बना लें। तो इस तरह से आपको कुल मिला के 500 लीटर घोल प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़कना है, और कम से कम 2 या 3 स्प्रे आपको इसके करने पड़ेंगे। हालांकि बेहतर ये होगा कि जहाँ पे आप धान गेहूँ फसल चक्र लेते हैं, तो उसमें अगर धान में आपने जस्ते का प्रयोग कर दिया है तो गेहूं में जस्ते की कमी आएगी नहीं आपकी। और मिट्टी की जांच के आधार पर जस्ते का प्रयोग करें, और अगर किसी वजह से जांच नहीं हो पा रही है, समस्या आ रही है, तो हर तीसरे साल आप उसमें 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अगर डालते रहेंगे मिट्टी में, तीसरे साल, ऐसा नहीं हर साल डालना आपको, तो फिर आपकी जस्ते की कमी पूरी होती रहेगी। बिल्कुल भाई। डॉक्टर दिनेश, एक प्रश्न आया है आपके लिए। सजना ढाका जी झुंझुनू राजस्थान से लिखते हैं कि गेहूं की फसल 40 दिन की हो गई है और इसमें जिंक और यूरिया क्या साथ दे सकते हैं, कब और कितना? जी बिल्कुल, जिंक और यूरिया हम मिला के दे सकते हैं, फिर आपको चूने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपने ये 100 लीटर पानी लिया, तो 100 लीटर पानी में आप 1 किलो यूरिया डाल सकते हैं और आधा किलो जिंक सल्फेट। तो इस तरह से आप ज़रूरत के हिसाब से 400-500 लीटर घोल बना लें। अगर एकड़ है तो 200 लीटर घोल आप छिड़काव कर दें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप यूरिया और जिंक सल्फेट को मिला सकते हो और इसका छिड़काव कर सकते हो। इससे नाइट्रोजन भी मिलेगी और जिंक सल्फेट भी मिलेगा,
फसल को आपकी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट तभी डालें जब जस्ते की कमी दिखाई दे। अगर जस्ते की कमी दिखाई नहीं दे तब आपको मेरी समझ से इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और वहीं डॉक्टर भूपेंद्र, आपके लिए भी जो है वो एक प्रश्न आया है यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए, मैं चाहूँगी उसे भी कार्यक्रम में शामिल करें। मोटे अनाज की खेती के लिए चारों मौसम उपलब्ध हैं? प्रजाति सहित बताएं, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज के बारे में। जी जी, किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, चारों मौसम जो हमारे चार तो नहीं, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे रबी, खरीफ और जायद 3 मौसम अगर पूरे सीजन को डिवाइड करें हम लोग, तो उसमें मुख्य रूप से जो रबी में है हमारी बारले हैं जो मुख्य रूप से जो ग्रो की जाती है, और अधिकतर फसलें सारी खरीफ की हैं। तो उसमें हम अगर चाहें, अगर हमारे पास समय है, जमीन खाली है, तो रागी को हम ले सकते हैं, अप्रैल में भी ले सकते हैं। रागी जो हमारी फिंगर मिलेट है, और जो फॉक्सटेल मिलेट है उसको, लेकिन उसमें बहुत केयर जरूरत है, फिर केयर की करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें पानी लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर उस समय हाई रहता है और बहुत ही थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये करना पड़ेगा। रही वैरायटी की बात, जो प्रजाति है, जैसे रागी में VL 124 है, 144 है, 315 है, 344 है, और पूसा की 605 है, और 406 है। तो बाजरे में आप सभी जानते हैं कि बाजरे में बहुत सारे हाइब्रिड्स, बहुत सारी संकर प्रजातियां हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो हाइब्रिड बाजरा है, तो उसकी सीरीज है पूरा, कि मतलब 3, 4, 5, 6 इस तरह से। तो बहुत सारी, और जो प्राइवेट कंपनियों के भी जो बहुत सारे बीज हैं बाजरे के, बाजरे में तो बहुत सारी, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट बाजरे में हुआ है, उतना हमारी जो दूसरी मिलेट्स हैं उनमें नहीं हुआ। और जो हमारी ज्वार है, ज्वार को हम अप्रैल में लगा सकते हैं, दोनों उसके लिए क्रॉप्स के, मतलब चाहे हमारी चारे के पर्पज से हो और चाहे अनाज के पर्पज से हो। हमें जैसे वीट की क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद हम जो है सोरगम मिलेट्स को ले सकते हैं। बाजरे को हम उधर 15 मई के बाद और 15 जून के बीच उधर ले सकते हैं, और कुछ एरिया में हम लोग जून में लास्ट तक भी बाजरा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा सा जलवायु के अनुकूल भी, और कहाँ पे किस तरह की चीजें हैं, कैसा मौसम, कैसी। और जो प्रजाति की बात है मैडम, वो हम लोग किसान भाइयों यही बताना चाहूंगा मैं कि मतलब बीज अच्छा हो, प्रजाति सारी अच्छी है ये, और बहुत सारी जाति अवेलेबल है। इसके लिए, बीज के लिए हमारा हैदराबाद का जो ICR का सेंटर है वो पूरा हब है, और पूसा से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और विषयों के संबंध में कुछ और जानकारियां हासिल करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं फसल प्रबंधन और मोटे अनाज की खेती के बारे में। और इसी से संबंधित हमारे एक दर्शक जो है वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, कौशल कुमार जी बिहार से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो कौशल कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये बोला है कि 50 दिन हो गया है गेहूं का भाव किए हुए, उसमें दोबारा सिंचाई करे या नहीं? जी 50 दिन जी बिल्कुल, आपके पास सिंचाई के साधन हैं कौन सा? 50 दिन जो है तो
ठीक है। भाव किए हुए हो गया, उसमें दोबारा पानी पड़ने के बाद जो है सो मिरहनी होगा या अच्छा हो जाएगा फसल? आप ये बताइए कि आपका सिंचाई का साधन है, आपके पास नहर है, कुआं है, क्या है सिंचाई का साधन? क्या आपके पास सिंचाई उपलब्ध है? हेलो, कोई बात नहीं। देखिए किसान भाइयों, गेहूं में हमारे देश का ज़्यादातर गेहूं सिंचित गेहूं है। सिंचित दशा में आजकल गेहूं उगाया जाता है और 5 से 6 सिंचाइयाँ गेहूं में लगती हैं। पहली सिंचाई हम जो बुआई के 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी सिंचाई हम जब ब्यात बन रहा होता है उसमें 40 से 45 दिन पे देते हैं बुआई के। तीसरी सिंचाई हम जब उसमें 60 से 65 दिन का हो जाता है गेहूँ, तब उसमें गांठें बन रही होती है, तब सिंचाई करते हैं। फिर चौथी सिंचाई जब उसमें फूल बन रहे हो, और फूल बनने की अवस्था तब आती है जब बालियां वगैरह निकल जाती हैं और 80 से 85 दिन की फसल हो जाती है। इसके बाद दूध बनने की अवस्था आती है जो 100 से 105 दिन बाद आती है बुआई के। फिर इसके बाद दाना भरता है आपका, वो 115 से 120 दिन। तो ये कुल मिला के 6 सिंचाई हो गई। लेकिन ये निर्भर करता है कि किसान भाई के पास कितनी सिंचाई है। अगर आपके पास मान लीजिए एक ही सिंचाई है किसी किसान के पास, तो उसको आप 20 से 25 दिन बाद लगाएं बुआई के। अगर 2 सिंचाई हैं आपके पास, तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी सिंचाई आपको फूल अवस्था पे लगानी है, यानी बुआई के 80-85 दिन के आसपास। तो इस तरह से आपको प्रबंधन करना। आखिरी एक लाइन में मैं आपको यही कहूँगा कि 20 से 25 दिन के अंतर पे गेहूं में पानी लगाते रहें। हाँ, वर्षा को भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार अगर बरसात आ जाती है तो सिंचाई को आप आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर भूपेंद्र का। डॉक्टर भूपेंद्र, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए कितनी फायदेमंद जो है वो साबित हो सकती है? जी, किसान भाइयों, आज से मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 सालों से हम लोग इस कार्यक्रम में जुटे हैं और भारत सरकार का जो पूरा फोकस है वो मोटे अनाज की खेती पर दिया रहा है। 2023 को हमने मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए इसके तमाम, आप नाम से देख लीजिए, सुपर फूड्स, न्यूट्री सीरियल्स, और ये बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध है। और ऐसी फसलें हैं जिनको हम आसानी से उगा सकते हैं। इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और तमाम आज जितनी स्वास्थ्य को अगर ध्यान में रखें तो आने वाले समय में इन फसलों की हमें बेहद आवश्यकता है। और ये चाहे हमारी जमीनों के लिए हो या हमारे जानवरों के, पशुओं के लिए हो, चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए हो, ये तीनों के लिए ही जो है इस पूरी श्रृंखला में जो है इसमें इसको जो है इन फसलों को, इन अनाजों को हमें जो है अपने खाने वाले जो अनाज है हमारे, उसमें उनका समावेश करना होगा। इनका समावेश करें तभी जो हमारे न्यूट्री, जो हमारे पोषक तत्व हैं, चाहे वो आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो भी है, ये तभी हमें मिल सकते हैं। और इनका कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है कि सभी एक आम जनता तक चला जाए। ये आने वाले समय में जितनी हमारी फोर्टिफाइड वैरायटीज, अभी देखिए बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज आ रही हैं, चाहे वो व्हीट को लेकर हो, चाहे बार्ले के लेकर के हो, चाहे हमारी ऑयल सीड जो मस्टर्ड है उसमें लेकर के हो तेल के लिए, ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी इसीलिए तैयार की जा रही है, इसे डेवलप की जा रही है ताकि इन पोषक तत्वों को कैसे हम जो है एक आम जनता में सीधे ये जो है उनको मिले, क्योंकि आर्टिफिशियल हमारी ना तो आदत में है और ना ही हम उसको जो है हमारी पॉकेट अलाउ करती। बिल्कुल भूपेंद्र, इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारियां जो है हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, चलते चलते आपसे बस मैं यहाँ पे एक संक्षेप में जानना चाहूंगी कि हमारे जो किसान अगर गेहूं की फसल बीज उत्पादन के लिए करते हैं तो उनको कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना है? जी, देखने में आ रहा है कुछ किसान काफ़ी जागरूक हो गए हैं और वो गेहूं का बीज उत्पादन भी करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि बीज के आपको पैसे अच्छे मिलते हैं, उसके भाव अच्छे मिलते हैं और दूसरे किसान भाइयों का भी फायदा होता है कि कोई नई किस्म दूसरे किसानों तक भी पहुंच जाती है और कम दाम में पहुंच जाती है। बीज फसल में आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू से ही खरपतवारों का नियंत्रण आपको करते रहना है और दूसरी बात यह है कि उसकी खुराक जो आपको पोषक तत्व देने हैं उनको भी समय समय पर देते रहें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो रोगिंग करने का होता है। इसमें दूसरी किस्मों के पौधे ना आ जाए
उनको आपको निकालते रहना शुरू से, जिसे रोगिंग कहते हैं। इसके लिए आप पौधों की ऊंचाई या लंबाई देख सकते हैं। जो दूसरी किस्म के पौधे होंगे, हो सकता है वो छोटे हों या लंबे हों, उनको ज़रूर निकाल दें आप। कुछ अभी निकाल दें, और कुछ जब बाली आती है तब बाली आने पे भी आप पहचान कर सकते हैं दूसरी किस्मों के पौधों के। आमतौर पे वो लंबे या छोटे ही होते हैं। पत्तों के आकार और रंग को देख के भी आप निकाल सकते हैं। और फिर अगर ज़्यादा ही समस्या आ रही हो तो आप संबंधित जो ब्रीडर होते हैं हमारे, उस फसल के प्रजनक होते हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं। और ऐसे करके आप अवांछित पौधों को ज़रूर अपने खेत से निकाल दें। और कीट मकोड़े, बीमारी यानी फसल की सुरक्षा भी आप वैज्ञानिक तरीके से करें तो आपको अच्छा बीज उत्पादन मिलेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, अब आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और इतनी अहम जानकारियां जो हैं वो विषय के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना गेहूं फसल प्रबंधन और मोटे अनाज की खेती के बारे में। अब आइए आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम का अगला जो विषय है वो क्या होने वाला है। तो लाइव फोन कार्यक्रम में जो अगले विषय हैं वे हैं, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, और इसके साथ ही अगला विषय में शामिल करेंगे सर्दियों में सब्जियों में पोषक तत्व व कीट प्रबंधन। दोनों विषयों के संबंध में पहले से कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। टोल फ्री नंबर्स नोट कीजिए 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर भी आप एक बार हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।